नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9th के अंदर आपका स्वागत है। जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है भूगोल, उसका जो अध्याय 3 है अफवाह तंत्र, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो कल आपने जो भारत का जो अफवाह तंत्र है उसमें हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में आपने पढ़ा कि हिमालय से निकलने वाली 3 नदी हैं, 3 अफवाह तंत्र हैं, जिसमें सिंधु नदी अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र और गंगा नदी अफवाह तंत्र। कल जो वीडियो था उसमें आपने सिंधु नदी के बाद में गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। आज इस अध्याय के अंदर, इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, उन नदियों के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, क्लास 9 अध्याय 3 और जो आपका पाठ का नाम है अफवाह है। इस अध्याय के अंदर जो है हम चर्चा करेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में आप पढ़ चुके हो। आज हम जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत में भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण, मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट से होता है, पश्चिमी घाट से। क्या आपने पढ़ा होगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलने वाली जो नदियां हैं वो ज्यादातर जो नदी हैं वो पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करते हैं तो जो पश्चिमी तट के निकट है, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, स्थित है। देखिए, आगे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की ज्यादातर जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकतर नदियां
अधिकतर नदियां प्रायद्वीपीय पठार की जो ज़्यादातर जो नदियां हैं वो जैसे नदियां, और अगर प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की अगर बात करते हैं अपन तो कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इसके अलावा महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं तथा अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिराती है। देखिए, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो ज्यादातर जो नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, ये पूर्व की ओर क्या करती हैं, बहती हैं और अपना जल का जो विसर्जन है, जल है जो बंगाल की खाड़ी में क्या करती हैं, डालती हैं। ये नदियां मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये नदियां मुहाने पर किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहने वाली अनेक धाराएं हैं, घाट के पश्चिम में बहने वाली अनेक नदी धाराएं हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहने वाली अनेक नदी क्या हैं, धाराएं हैं, जिसमें देखिए नर्मदा एवं तापी, ये दो ही बड़ी नदियां हैं। अनेक नदी धाराएं हैं जिनमें नर्मदा व तापी दो ही बड़ी नदियां हैं। दो ही बड़ी नदियां हैं, नर्मदा और तापी दो ही बड़ी क्या हैं, नदियां हैं। इन नदियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में छोटी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत आकार में छोटी होती है। आकार में छोटी होती है। तो देखिए बेटे, जो हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भाग में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट से होता है। किससे होता है, पश्चिमी घाट से होता है। और जो पश्चिमी तट के निकट जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, स्थित है।
प्रायद्वीप के पठार की जो ज्यादातर जो नदियां हैं उन नदियों में हम बात करते हैं कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी। ये पूर्व दिशा की ओर क्या करती हैं, बहती हैं। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी कहाँ बहती हैं, पश्चिमी तट से निकलती हैं, प्रायद्वीप के पठार से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हैं। और ये नदी हैं जो अपना जल का जो विसर्जन है, जल का जो त्याग है, वो कहाँ करती हैं, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद जो ये नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की, ये अपने मुहाने पर जो अंत होता है नदियों का, जब ये महासागर में मिलती हैं उससे पहले ये डेल्टाओं का क्या करती है, निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहने वाली अनेक नदी धाराएं हैं, जिनमें नर्मदा और जो तापी नदी है, ये ही दो मुख्य नदियां हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहने वाली जो दो, इसके बाद देखिए हम प्रायद्वीपीय जो नदियों हैं उनमें हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो एक एक नदी है, जैसे नर्मदा नदी है, तापी नदी है, इसके बाद में कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर एक एक नदी के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्मदा जो नदी है, नर्मदा जो नदी है या नर्मदा जो द्रोणी है, उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलने वाली जो अन्य नदियां हैं उनके बारे में जो पहली नदी है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्मदा नदी। तो देखिए अब हम चर्चा कर रहे हैं जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनमें से जो पहली नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी। तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। पहाड़ी के निकट है। अब प्रश्न ये आता है, कई बार पूछ लेता है कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ी के निकट मध्य प्रदेश में है। फिर देखिए यह पश्चिम की ओर एक बंश घाटी में बहती है। यह नदी पश्चिम की ओर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तापी और नदी दो ही मुख्य नदी हैं। पश्चिम की ओर बंश घाटी में बहती है। यह नदी पश्चिम की ओर बंश घाटी में बहती है। और देखिए नंबर 2 है समुद्र तक पहुंचते पहुंचते हुई यह नदी अनेक दर्शनीय
कि समुद्र तक पहुंचते हुए यह नदी अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। निर्माण करती है। तीसरे नंबर की अपन बात करते हैं तो देखिए कि जो जबलपुर है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह है। जबलपुर के पास संगमरमर चट्टानों में, संगमरमर जबलपुर के पास जो संगमरमर के चट्टानों में सुंदर गाज का निर्माण करती है। सुंदर गाज का निर्माण करती है। गाज समझ के जो नदी है जो पहाड़ों को जो काटती हुई आगे बहती है, तो वहां गाज होता है। जैसे दो पहाड़ है, ये पहाड़ है। जैसे अब ये नदी यहाँ से बह रही है, इसको पहाड़ को काट करके, तो ये हो गया गाज। देखिए जबलपुर के पास में संगमरमर के चट्टानों में ये सुंदर गाज का क्या करती है, निर्माण करती है, या सुंदर गाज का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए, और जहां पर यह तीव्र ढाल से गिरती है, वहां से बहते हुए, वहां से तीव्र गति से बहते हुए धुआंधार प्रताप, वहां से तीव्र गति से नदी क्या करती है, बहते हुए धुआंधार जो प्रपात है, धुआंधार जो प्रपात है का निर्माण करती है। धुआंधार प्रपात का क्या करती है, ये निर्माण करती है। इसके बाद देखिए, आगे हम पढ़ेंगे जो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदियां छोटी हैं। नर्मदा की अनेक सहायक नदियां हैं, लेकिन वो नदियां क्या हैं, छोटी हैं, और समकोण पर ये नर्मदा नदी में मिलती हैं। समकोण पर मुख्य धारा में मिलती हैं। मुख्य धारा में मिलती हैं। समकोण पर ये नदी मुख्य धारा में क्या होती है, मिलती हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो ये नदी है, यह नदी मध्य प्रदेश, व गुजरात के भागों में विस्तृत है। गुजरात के भागों में विस्तृत है। तो देखिए, तो इस प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलने वाली जो नदियां हैं, उनमें आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम तट से पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी है तापी के अलावा। जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की अमरकंटक के पहाड़ी की क्या है, निकट है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है
कि जो नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के क्या है, निकट है। और यह नदी पश्चिम की ओर ब्रह्मस घाटी के रूप में क्या करती है, बहती है। और यह नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। आपको पता ही है कि समुद्र तक पहुंचती हुई यह नदी अनेक दर्शनीय स्थलों पर क्या करती है, निर्माण करती है, जहां पर प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटन आते हैं। जबलपुर के पास में ये संगमरमर की जो शैल होती हैं, चट्टानें होती हैं, वहां से ये एक सुंदर गांव का निर्माण करते हुए वहां से निकलती है, वहां से बहती है। और यहाँ से तीव्र गति से बहते हुए एक धुआंधार जो जलप्रपात है उसका क्या करती है, निर्माण करती है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदी, प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, नर्मदा नदी। इसके बाद देखिए नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो अपेक्षाकृत हैं छोटी हैं, और ये नदियां समकोण पर यानी 90 डिग्री के कोण पर आकर के और मुख्य धारा में मिलती हैं, यानी नर्मदा नदी में आकर के मिलती हैं। और ज़्यादातर जो इसका भाग है नर्मदा नदी का या तो मध्य प्रदेश में और फिर कहाँ पर है, गुजरात के अंदर ये नदी विस्तृत है, फैली हुई है, वहाँ से ऊपर ये बहती है और अपने जल का जो विसर्जन है ये कहाँ करती है, अरब सागर में करती है। इसके बाद देखिए आप एक बार बता दो नर्मदा नदी के बारे में ही कुछ अन्य चीजें हैं। तो देखिए इसके बाद में अगर आपने पूछे तो नर्मदा जो नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है, उस योजना का नाम है नमामि देवी नर्मदे। तो देखिए तो आप एक बार बता दो इसको। इसके बाद देखिए जो देखिए नोट लगाकर लिख लो कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए जो नर्मदा नदी है इसके संरक्षण के लिए, तो देखिए नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है। उस योजना का नाम है नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे नाम की योजना प्रारंभ की है, नाम की योजना प्रारंभ की गई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो उस योजना का नाम है नमामि देवी नर्मदे। और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चल रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलने वाली जो पहली नदी है नर्मदा नदी, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो कि ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट से निकलती है, ब्रह्मस घाटी के रूप में पश्चिम की तरफ क्या करती है, ये बहती है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते ये नदी अनेक स्थलों का निर्माण करती है जो दर्शनीय स्थल है। जबलपुर के पास में संगमरमर की चट्टानों से बहती हुई गाज के रूप में बहती हुई ये तीव्र गति से एक धुआंधार प्रपात क्या करती है, निर्माण करती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं छोटी हैं, समकोण पर मुख्य धारा मिलती है।
और ये नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में क्या है, विस्तृत है। इसके बाद में जो प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलने वाली जो दूसरी नदी है, उस नदी का नाम है तापी द्रोणी या तापी नदी। तो हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो दूसरी नदी द्रोणी है जिसका नाम है तापी, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, तो दूसरी जो नदी है वो है तापी द्रोणी। द्रोणी तो आप जानते ही हो, पढ़ाया था मैंने नदी द्रोणी। तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल, मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है उसकी सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से है। तो देखिए, जो दूसरी जो नदी द्रोणी है वो कौन सी है? तापी नदी द्रोणी, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। तो तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वही मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका एक जिला है बैतूल, और इसमें सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां से ये नदी क्या करती है, निकलती है। और देखिए, यह नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी के रूप में यह नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी के रूप में क्या करती है, बहती है। इसकी लंबाई कम है, इसकी जो लंबाई है कम है। वैसे तो प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों की लंबाई क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की तुलना में क्या है, कम है। तो देखिए, तो जो तापी नदी है तो यह नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी के रूप में क्या करती है, बहती है, और जो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, कम है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इसकी जो द्रोणी, तो देखिए कहाँ कहाँ बहती है। यह इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसकी जो द्रोणियां हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है। तो अब प्रश्न आता है कि जो तापी नदी है इसकी जो अन्य द्रोणियां हैं वो कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और कहाँ पर है, गुजरात जो स्टेट है उसमें क्या है, स्थित है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि
कि अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच ये भी अपना जल अरब सागर में आती है। तो अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक क्या है, संकीर्ण है। तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब होता है सकड़ा। और देखिए इसके बाद में इसलिए तटीय नदियों की लंबाई क्या है, कम है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए तटीय नदियों की लंबाई, कोई भी नदी हो, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई कम है। इसलिए तटीय नदियों की लंबाई क्या होती है, कम होती है। और देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं, साबरमती है, जानते हो साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी का था, गुजरात में स्थित है। कि पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार आदि है। पेरियार आदि है। तो इस प्रकार देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं, साबरमती नदी है, माही नदी है, भारतपुजा नदी है, पेरियार नदियां हैं। तो देखिए, तो जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो दूसरी जो मुख्य द्रोणी है वो है तापी द्रोणी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको लिखाया है। तो आप साथ साथ उतारते भी रहना। नंबर 1 देखिए, जो तापी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकलती है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से। इसके बाद देखिए कि जो तापी नदी है वो नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी के रूप में क्या करती है, बहती है, और इसकी लंबाई क्या है, कम है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में इसकी द्रोणी स्थित है, वहां से होकर के विस्तृत रूप से क्या करती है, बहती है। अरब सागर देखिए, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच जो तटीय मैदान है वो बहुत अधिक क्या है, संकीर्ण है, सकड़ा है। आप भारत के जो नीचे का हिस्सा देखोगे इस प्रकार से, तो ये जो तटीय प्रदेश है ये बिल्कुल क्या है, सकड़ा है। ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर। तो ये देखिए ये बिल्कुल सकड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में से ही नदियां बहती हैं। तो इस कारण से नदियां कुछ दूर बह करके समुद्र में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक क्या है, संकीर्ण है। इसलिए तटीय नदियों की लंबाई क्या है, कम है। पश्चिमी तट हो या पूर्वी घाट से निकलने वाली जितनी नदियां हैं उनकी लंबाई क्या है, कम है। पश्चिम की ओर जो बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं, साबरमती नदी है जो प्रसिद्ध भी है, मात्र इसके किनारे महात्मा गांधी का क्या था, आश्रम भी था। इसके अलावा माही नदी है, भारतपुजा नदी है, पेरियार नदी है,
आदि नदियां पश्चिमी घाट से क्या करती हैं, निकलती हैं। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर जो अपन पढ़ेंगे वो है गोदावरी नदी द्रोणी। तब तक आप एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद में जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदी है उनमें ही तीसरे नंबर के अपन चर्चा करते हैं, तो वो नदी है गोदावरी द्रोणी या गोदावरी नदी। तो देखिए, उतार लो आप एक बार इसको। अब बात करते हैं, तो गोदावरी नदी है, इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है। सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है, अमेजन है। तो इसी प्रकार से दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कहा जाता है गोदावरी को। तो प्रश्न कई बार जीके का पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। उतार लिया आप इसको। तो नेक्स्ट हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे, जो प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है गोदावरी द्रोणी या गोदावरी नदी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, तो तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां गोदावरी द्रोणी या गोदावरी नदी। गोदावरी द्रोणी कहते हो या गोदावरी क्या कहते हो, नदी कहते हो। तो देखिए, सबसे पहले नंबर एक बात करते हैं कि यह प्रायद्वीपीय तो जो ये नदी है गोदावरी, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, या हम कह सकते हैं यह प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण की बात करते हैं तो इस नदी का उद्गम स्थल कि जो गोदावरी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से है। महाराष्ट्र के नासिक जिले, महाराष्ट्र के नासिक जिले की पश्चिमी ढालों से है। तो देखिए, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रायद्वीप की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, गोदावरी है। कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है। और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र का जो राज्य है, महाराष्ट्र जो राज्य है उसका नासिक जिला, और नासिक जिले में जो पश्चिमी ढालों से है। और इसकी लंबाई है, देखिए, गोदावरी नदी की लंबाई अगर बात करते हैं तो इस नदी की लंबाई है
1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर है और यह है अपना जल बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, डालती है। यह है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह नदी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर है। और यह नदी है जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, विसर्जित करती है, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिराती है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है। देखिए कि प्रायद्वीपीय नदियों में 3 नंबर पे प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदी है उसमें प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, सबसे क्या है, बड़ा है। अपवाह तंत्र का मतलब जानते हो, ये नदी ज्यादा दूरी तक बहती है, 1500 किलोमीटर तक क्या करती है, ये बहती है। और देखिए इसकी जो द्रोणी है, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, इसकी जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे क्या है, बड़ा है। और इसकी द्रोणी कहाँ है, महाराष्ट्र में 50% के लगभग है और बाकी के अन्य 3 राज्यों में है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश में क्या है, स्थित है। इसके बाद देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं, देखिए नंबर 4 गोदावरी नदी की सहायक नदियां, गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं इनमें आती है पूर्णा, वर्धा, पूर्णा है, वर्धा है, पूर्णा नदी, वर्धा नदी। इसके बाद में है प्राहिंता नदी, प्राहिंता, पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, मांजरा है। मांजरा के बाद में और अगर चर्चा करते हैं तो वैनगंगा, वैनगंगा के बाद में आगे है पैनगंगा, आदि है। तो देखिए जो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, गोदावरी नदी,
जो सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांझा, वैनगंगा और पैनगंगा। तो बेटे देखिए कि गोदावरी, द्रोणी, आप इसको साथ साथ उतारते भी रहना है। तो यह प्रायद्वीप की सबसे बड़ी क्या है, नदी है। प्रायद्वीप से निकलने वाली यह सबसे बड़ी क्या है, नदी है। प्रायद्वीप तो आप जानते हुए ना, देखिए कि वह स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। और वह स्थान जो वह क्षेत्र जो 3 दिशाओं से जल से घिरा हुआ वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो भाग 3 दिशाओं से जल से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। और प्रायद्वीप की भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, गोदावरी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में पश्चिमी ढालों से है। गोदावरी नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और यह अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर विसर्जित करती है। प्रायद्वीपीय नदियों में अगर बात करें, प्रायद्वीपीय नदी कोशी भी होती है, गोदावरी के बाद में कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है। इन नदियों में सबसे जो ज्यादा अपवाद अंतर है वो गोदावरी नदी का ही है। इसकी जो द्रोणी है कहाँ कहाँ बहती है नदी, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी कितने प्रतिशत बहती है, 50%। इसके अलावा यह नदी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में क्या है, स्थित है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं, तो इनको केवल प्रश्न पूछ लेता है कि गोदावरी जो नदी है इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, पूर्णा नदी है, वर्धा नदी है, प्राणहिता नदी है, मांझा नदी है, वैनगंगा है और पैनगंगा। वैनगंगा और पैनगंगा इसकी सहायक क्या है, नदियां हैं। देखिए, और अंत की जो ये मांझा, वैनगंगा और पैनगंगा नदी क्या है, बड़ी है। देखिए कि जो गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां 6 बताई, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांझा, वैनगंगा, पैनगंगा। इनमें से अंतिम 3, लास्ट वाली 3 है, मांझा, वैनगंगा और पैनगंगा, ये नदियां क्या हैं, बड़ी हैं इनकी तुलना में। इसके बाद में एक बार आप इसको उतार लीजिए। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए तो देखिए नोट डाल रहा हूं कि बड़े आकार व बड़े विस्तार के कारण, बड़े आकार व बड़े विस्तार के कारण, बड़े आकार और बड़े विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो कई बार जो एसएससी वगैरह है ये जीके में भी पूछा गया है कि दक्षिण की जो गंगा है वो किस नदी को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि दक्षिण की जो गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए कि हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय जो भाग की जो नदियां हैं उनमें से
सबसे बड़ी जो नदी है प्रायद्वीपीय भाग की या प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी कौन सी? गोदावरी है, जिसकी लंबाई लगभग हमने पढ़ी कि कितने किलोमीटर? 1500 किलोमीटर के लगभग है इसकी लंबाई। कितनी इसकी लंबाई? 1500 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। इस कारण बड़े आकार और बड़े विस्तार के कारण इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो एक बार आप जल्दी से इसको उतारो। इसके बाद में जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो अन्य द्रोणी है महानदी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, तो एक बार आप बता दीजिए इसको। और ये जो कक्षा 9th में जो बच्चे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक, वो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब भी वीडियो डलता है जब आपको कहीं जानकारी क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। और सभी बच्चे वीडियो को रेगुलर देखें। आप क्या करते हो कि वीडियो देखते ही नहीं हो। तो भैया जी कोरोना काल है, कोरोना काल में आने वाले समय में जो आपका भविष्य है, जब कंपटीशन दोगे आप, तो उस समय आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उस समय आप पढ़े या नहीं पढ़े। तो जो भी है आप अपनी नियमितता बनाए रखें, क्योंकि 9th 10th 11th और 12th से ही भविष्य में जो भी एग्जाम होते हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आप कक्षा 8 में भी प्रमोट हो गए, 9th के अंदर भी वही सिचुएशन है। तो आप रेगुलर वीडियो देखें और जो भी आपकी अगर कोई शिकायत है तो आप कमेंट के द्वारा मेरे को जरूर बताएं कि ये समझ में नहीं आया, तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो देखिए, उतार लिया होगा आपने कि बड़े आकार और बड़े विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय ही नदियों के अंदर अपन बात करते हैं, तो उस नदी का नाम है महानदी। 4 नंबर पे महानदी। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो महानदी है इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है। तो देखिए, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। तो हम बात करते हैं कि जो महानदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी उच्च भूमि से इसका क्या है? उद्गम स्थल है। और यह उड़ीसा में बहती हुई, देखिए यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दो ही नदी है पश्चिमी प्रायद्वीप की जो उधर अरब सागर में गिरती है, नर्मदा है और कौन सी है? तापी है। बाकी की सब किस में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो महानदी का जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। फिर ये उड़ीसा में बहते हुए, उड़ीसा जो राज्य है वहाँ ये नदी बहते हुए और बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? ये गिरती है। देखिए, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो महानदी की कुल लंबाई पूरी तक से निकल रही है तो महानदी की अगर कुल लंबाई है वो है 860 किलोमीटर है। 860 किलोमीटर।
गोदावरी की 1500 थी, इसकी कितनी है 860 किलोमीटर है। इसके बाद में इसकी अपवाद्रोणी जो अन्य है, इसकी अपवाद्रोणी अन्य नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती है, इसकी अपवाद्रोणी देखिए, इसकी अपवाद्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। अपवाद्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा में है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। तो ये है महानदी। तो देखिए, तो महानदी की प्रायद्वीपीय पठार की सबसे प्रायद्वीपीय पठार की नदी है। इस महानदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ के जो राज्य है उसकी उच्च भूमि से है। यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिरती है। अगर महानदी की कुल लंबाई की बात करें तो इस महानदी की कुल लंबाई कितनी है 860 किलोमीटर। इसकी जो अन्य अपवाद्रोणी है वो कहाँ स्थित है, देखिए इस नदी की जो अन्य अपवाद्रोणी है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में क्या है स्थित है। तो आप एक बार बताओ इसको, फिर इसके बाद में कृष्णाद्रोणी के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, जो कृष्णा नदी है उतार लिया वो आपने। इसके बाद अपन बात करते हैं तो 5वें नंबर पर कृष्णाद्रोणी या कृष्णा नदी। तो देखिए, जो कृष्णा नदी है, देखिए इस नदी का उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के कि जो कृष्णा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से है। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से है, वहां से ये नदी निकलती है। तो देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से है। और अगर इसकी बात करते हैं, यह नदी 1400 किलोमीटर बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी के बाद बंगाल की खाड़ी में
देखिए, तो इस नदी की, यह नदी 1400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 1400 किलोमीटर नदी बह करके अपना जल कहाँ डालती है? बंगाल की खाड़ी में डालती है। और देखिए, इसकी जो सहायक नदियां हैं, 3 नंबर पे इस नदी की सहायक नदियां, इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं, देखिए, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रवाह है, इसके अलावा मूसी, भीमा, मूसी और भीमा है। नंबर 4 देखिए, इस नदी की जो अन्य द्रोणियां हैं, इसकी द्रोणी, जो अन्य नदियां हैं इसकी द्रोणी महाराष्ट्र के बाद में अगर चर्चा करते हैं तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैली है। तो हम बात करते हैं, तो देखिए बेटे, कि जो कृष्णा नदी है, ये जो प्रायद्वीप है उसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 1400 किलोमीटर है ये, गोदावरी के बाद में। तो देखिए कि इस नदी का जो उद्गम स्थल है तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से है। तो ये ध्यान कर लेना कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से है। इसकी अगर लंबाई पूछे तो इस नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। और ये अन्य नदी की तरह अपना जल कहाँ विसर्जन करती है? बंगाल की खाड़ी में ही गिराती है। इसकी जो सहायक नदियों की बात करते हैं तो देखिए कि कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा नदी है, कोयना नदी है, घाट प्रवाह नदी है, मूसी और भीमा नदी है। इसकी जो अन्य द्रोणियां हैं वो 3 राज्यों में फैली हैं, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। इसके बाद में एक बार आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद में जो अंतिम जो प्रायद्वीपीय जो नदी है कावेरी द्रोणी, जिसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। जो कावेरी द्रोणी है वो प्रायद्वीपीय घाट की जो अंतिम द्रोणी है, आप इसको एक बार उतार लीजिए। इसके बाद में आपको कावेरी द्रोणी के बारे में पढ़ाएंगे या कावेरी नदी के बारे में पढ़ाएंगे। तो आपने उतार लिया होगा इसको। इसके बाद में वीडियो में टाइम ज़्यादा हो गया, 1 घंटे से ऊपर वीडियो गया, तो जो कावेरी नदी द्रोणी है, जो हम कल अपन पढ़ेंगे, जो झीलें हैं, भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, झीलों का महत्व क्या है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसके साथ में ही जो कावेरी नदी जो द्रोणी है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नियमितता बनाए रखें। वीडियो को जरूर देखें शुरू से और लास्ट तक।